Hello students, so I'm again back with part 2 of chapter number 2 atmosphere. Student, in part 1 we have discussed composition of atmosphere, कौन कौन सी gases atmosphere में है ये हम लोगों ने देख लिया था। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है और 1% में बहुत सारी गैसेज हैं, आर्गन, नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल। फिर हम लोगों ने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर भी डिस्कस कर ली थी, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। सो स्टूडेंट, half of the part remained that we'll discuss in this video. Air temperature, pressure and humidity. Okay, so student, the degree of hotness or coldness of air surrounding is called air temperature. कितना ज़्यादा गर्म है, कितना ज़्यादा ठंडा है, आपके आसपास वाला रीजन वही क्या बताएगा आपको बच्चा, एयर टेम्परेचर। बच्चा, आपके आसपास की हवा कितनी ज़्यादा गर्म है या कितनी ज़्यादा ठंडी है, वही क्या बताती है, आपकी एयर का टेम्परेचर। आपके आसपास जो हवा है जितनी ज़्यादा गर्म होगी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा ठंडी होगी टेम्परेचर कम होगा। आप एयर का जो टेम्परेचर है वो बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, ईस्ट टू वेस्ट वो लाइनें हैं जो अर्थ के ऊपर रन करती हैं। तो कितने ज़्यादा लैटिट्यूड में, मतलब 0 डिग्री में आप रह रहे हैं, बहुत गर्म टेम्परेचर में रहेंगे। आप अगर 66 67 में रहेंगे, एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर में आप रह रहे हैं, तो लैटिट्यूड एक अलग चीज़ है बच्चा। और एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, किस हाइट पर आप हैं वहाँ पर भी टेम्परेचर वेरिएशन होगा। हाइट, एल्टीट्यूड बोले तो हाइट। डिस्टेंस फ्रॉम द सी से कितना पास आपका स्टेट, आपका कंट्री है, सी से कितना दूर आपका स्टेट, आपका कंट्री है, इस पर भी टेम्परेचर वेरी करेगा। देन इन्फ्लुएंस ऑफ विंड, विंड का भी अपना इन्फ्लुएंस होता है टेम्परेचर पे। एंड ओशन करेंट ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो बच्चा, ये टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एयर सराउंडिंग अस। हमारे आसपास जो एयर है वो कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, उसकी डिग्री डिसाइड करेगी एयर का टेम्परेचर। अब एयर का जो टेम्परेचर है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे स्टूडेंट, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड। लैटिट्यूड मतलब हमारी अर्थ को हमने कुछ इमेजिनरी लाइन से कुछ डिग्रीज दे दी हैं, वो डिग्री बताती है कि 0 डिग्री से जितना आप ऊपर की तरफ जाओगे उतना ठंडे क्लाइमेट में जा रहे हो, 0 डिग्री से जितना नीचे जाओगे ठंडा क्लाइमेट में जा रहे हो। पर 0 डिग्री के आसपास आप कहीं रह रहे हो तो बहुत गर्म एरिया में आप रह रहे हो। फिर डिस्टेंस फ्रॉम द सी, आप सी के कितने पास हो, सी से कितना दूर हो, ओशन से कितने पास हो, ओशन से कितना दूर हो। विंड कैसी है, जहाँ पर भी आप रह रहे हो वहाँ पर विंड का इन्फ्लुएंस कैसा है, ओशन करेंट्स कैसी हैं। स्टूडेंट, एक बात बिल्कुल अच्छे से याद रखना कि आप जब सी के जितना पास रहेंगे, जितना हमारा कोस्टल एरिया है, केरला, कर्नाटका, यहाँ पर आप देखेंगे टेम्परेचर वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन बहुत कम होते हैं। दिन और रात के टेम्परेचर में ज़्यादा मतलब डिफरेंस नहीं होता। समर विंटर्स के टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि सी यहाँ के टेम्परेचर को मॉडरेट बनाए रखती हैं। पर सी से जितना ज़्यादा दूर आप जाओगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर डे नाइट टेम्परेचर में भी डिफरेंस होगा स्टूडेंट, प्लस सीजनल वेरिएशन भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। समर सीजन एकदम एक्सट्रीम में हॉट होंगे, विंटर सीजन एक्सट्रीम में कोल्ड होंगे, तो सी का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब स्टूडेंट्स, थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 9th में क्लाइमेट चैप्टर में भी हेल्प करेगा, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाएं। बच्चा, जो हॉट एयर होगी, जो वार्म एयर होगी, जो गर्म हवा होगी, उसका वेट हो जाता है बच्चा लाइट। तो वो हमारे अर्थ के ऊपर ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर पाती। पर बच्चा, जो कोल्ड विंड होती है ये होती है हैवी इन वेट, ठीक है। अब क्योंकि इसका वज़न बहुत ज़्यादा है तो ये हमारे अर्थ के ऊपर लगाती है हाई प्रेशर। समझ में आ गई बात, हॉट एयर लगाएंगी लो प्रेशर, कोल्ड विंड्स लगाएंगी हाई प्रेशर। अब ये प्रेशर कहाँ लगा रहा है, क्यों लगा रहा है बच्चा, हमारी अर्थ के ऊपर जो एयर है कंटिन्यूसली एक प्रेशर एक्सर्ट करती रहती है, और इस प्रेशर को ही हम बोलते हैं बच्चा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या लिखोगे आप, द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय एयर दैट इज अराउंड अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है।
आप बुक से पढ़ लेते हैं। द प्रेशर विच द एयर अराउंड अस एक्सर्ट, हमारे आसपास जो हवा है वो एक प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। किसके ऊपर एक्सर्ट कर रही है? अर्थ के सरफेस के ऊपर। किसके ऊपर? अर्थ के सरफेस के ऊपर। इसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। फिर से बोलें, द प्रेशर विच द एयर एक्सर्ट अराउंड अस ऑन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बच्चा ये डिपेंड करेगा एयर पे और एल्टीट्यूड पे। ये डिपेंड करेगा एयर के टेम्परेचर पे और एल्टीट्यूड पे। एयर का टेम्परेचर कैसा है, कितनी ज़्यादा हाइट है, ये दो फैक्टर होंगे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इफ़ेक्ट करेंगे। मतलब ये जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है एयर हमारी अर्थ के ऊपर, इसको इफेक्ट करेंगे। तो कौन से दो फैक्टर हैं बच्चा? एक तो टेम्परेचर ऑफ एयर, हवा का टेम्परेचर कैसा है, दूसरा किस एल्टीट्यूड, किस हाइट पर वो है। जब वार्म एयर होती है तो वो लाइट होती है और लो प्रेशर एक्सर्ट करती है, और जो कोल्ड एयर होती है वो हैवी होती है तो वो हाई प्रेशर एक्सर्ट करती है। ठीक है। एयर प्रेशर डिक्रीजेज विथ एल्टीट्यूड। जहाँ जहाँ आप बहुत ज़्यादा हाइट पे जाते जाएंगे, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट बच्चा, तो जितनी ज़्यादा हाइट पर आप जाएंगे वहाँ पर एयर का प्रेशर आपको डिक्रीज मिलेगा, कम मिलेगा। समझ में आई बात? जितनी ज़्यादा हाइट पे आप जाएंगे आपको एयर का प्रेशर डिक्रीज मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है बात? द डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉजेज एयर टू मूव, और ये जो डिफरेंस होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ये एयर को मूव कराता है। समझ में आई बात? नहीं आई? आनी चाहिए बच्चा। जैसे कि मैं बताऊँ आपको, कैसे बताऊँ। गर्मियों में हवा बहुत तेज़ चलने लगती है तो उसका रीज़न ये होता है कि जो लैंड के ऊपर जो हवाएं होती हैं बच्चा, ये जल्दी से गर्म होती हैं, ये ऊपर की तरफ चली जाती हैं। यहाँ ठंडा रीज़न था, यहाँ की हवाएं यहीं थी, पर जब इन्होंने देखा कि यहाँ गर्मी है तो फटाफट ये यहाँ की तरफ आएंगी और ये भी गर्म होके ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो बच्चा ये जो टेम्परेचर में वेरिएशन आता है, एटमॉस्फेरिक वेरिएशन में, प्रेशर में जो वेरिएशन आएगा वही एयर को मूव कराएगा। समझ में आ गया बात? एयर को मूव कौन कराता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो डिफरेंस है, कहीं पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, कहीं पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। कम कहाँ पर होगा? जहाँ पर लाइट एयर्स होंगी। लाइट एयर्स कौन सी होंगी? जो वार्म होंगी। गर्म हवाएं लाइट हो जाएंगी तो वहाँ पर प्रेशर कम होगा। जो कोल्ड एयर्स हैं वो हैवी होती हैं तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। और हमेशा जो मूवमेंट होगा एयर का वो होगा कहाँ से कहाँ? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया। जहाँ पर हाई प्रेशर है वहाँ से लो प्रेशर एरिया की तरफ हवाएं मूव करेंगी। मतलब हॉट एरिया की तरफ मूव करेंगी। कहाँ से? कोल्ड एरिया से। ठीक है बात? स्टूडेंट, एयर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ होता जाता है एल्टीट्यूड। जितना हाइट पे आप जाओगे एयर का प्रेशर कम हो जाएगा। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। ये तो आपने बचपन से पढ़ा होगा, क्लास फर्स्ट क्लास सेकंड में पढ़ लिया होगा कि चलती हुई हवा, मतलब चलती हुई जो एयर है उसे हम क्या बोलेंगे? विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। Yes, and wind always blow from हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। मैंने पहले ही बता दिया आपको, हमेशा हाई प्रेशर से हवाएं चलेंगी कहाँ पर? लो प्रेशर की तरफ। क्यों चलेंगी बेटा? क्योंकि लो प्रेशर कहाँ पर होगा? जहाँ टेम्परेचर हाई होगा। जहाँ टेम्परेचर लेस होगा, टेम्परेचर कम होगा, डिक्रीज़ करेगा, वहाँ पर बनेगा हाई प्रेशर। और जहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ पर क्या बनेगा? लो प्रेशर। क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा था, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से गर्मी थी, गर्मी से हवाएं गर्म हुई, लाइट हुई और ऊपर की तरफ चली गई। यहाँ पर क्या क्रिएट कर दी? एक वैकेंसी। उस वैकेंसी को फिल किया हाई प्रेशर हवाओं ने। अच्छा देखो, समझ में आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो इस पैराग्राफ को छोड़ देना बेटा, है ना। मैंने कोशिश की है आज तो ठीक है, और नहीं आए तो ठीक है। बस ये याद रखो, हाई प्रेशर कब होगा? जब टेम्परेचर कम होगा। लो प्रेशर कब होगा? जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होना मतलब गर्मी पड़ना। गर्मी होगी तो हवाएं क्या होंगी? गर्म। गर्म हवाएं हल्की हो जाती तो वो ऊपर की तरफ चली जाती हैं। आता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना। स्टूडेंट, ह्यूमिडिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? द अमाउंट और ऑफ वाटर वेपर इन एयर। हवा में वाटर वेपर, नमी की जो प्रेजेंस होगी उसी को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। प्लेस टू प्लेस ये वेरी करेगी, टाइम टू टाइम भी वेरी करेगी बच्चा। अगर मैं हमारे एमपी की बात करूँ तो हमारे एमपी में मई और जून में
और जुलाई में भी क्या होता है, पर्स्पिरेशन ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है एयर में, ठीक है। वहीं पर एमपी में जब विंटर सीजन होता है तो ह्यूमिडिटी हवा में होती ही नहीं है, तो प्लेस टू प्लेस भी वेरी करेगी, टाइम टू टाइम भी वेरी करेगी। एमपी में समर्स में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और विंटर्स में कम होती है, तो टाइम टू टाइम हो गया, प्लेस टू प्लेस भी वेरी करेगी एमपी में, और केरल में डिफरेंस होगा ह्यूमिडिटी में। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा एटमॉस्फेयर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो नाइट्रोजन सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखती है। नाइट्रोजन ही वो गैस है बच्चा जिससे प्लांट ट्रीज ग्रो करते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन फर्टिलिटी के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन तो भाई हम सब इनहेल करते हैं, भले वो प्लांट हो एनिमल हो, सबको क्या चाहिए इनहेल के लिए, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड कौन यूज़ करते हैं, प्लांट, और फिर वो सनलाइट की प्रेजेंस में उस कार्बन डाइऑक्साइड को काय में कन्वर्ट कर देते हैं, हमारे ऑक्सीजन में। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी अर्थ को वार्म भी रखती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के दो यूज़ हैं, प्लांट इसको फूड बनाने में भी यूज़ कर लेते हैं, प्लस ये हमारे अर्थ के टेम्परेचर को वार्म भी रखती है। स्टूडेंट, ओजोन एक शील्ड की तरह काम करती है, किसकी तरह, शील्ड की तरह काम करती है। हमें किससे बचाती है, सन की अल्ट्रावायलेट रेज से। सन की अल्ट्रावायलेट रेज बहुत हार्मफुल होती हैं, उसको फिल्टर करने का काम, उसको ऑब्जॉर्व करने का काम कौन करती है, हमारी ओजोन लेयर। जो वाटर वेपर है एटमॉस्फेयर में वो प्रेस्पिरेशन का काम करते हैं, वाटर वेपर की वजह से ही क्या होती है, बारिश होती है। पर्स्पिरेशन नहीं भाई, प्रिसिपिटेशन। पर्स्पिरेशन होता है पसीना, है ना। प्रिसिपिटेशन का मतलब होता है किसी भी फॉर्म में बारिश का पानी का नीचे आना, भले वो रेनफॉल हो, स्नोफॉल हो, हेल हो। तो वाटर वेपर ही जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो कॉज करते हैं प्रिसिपिटेशन। कई बार हो जाता है यार, स्लिप ऑफ टंग। प्रिसिपिटेशन का मतलब क्या है, फॉलिंग ऑफ वाटर ऑन अर्थ इन एनी फॉर्म, ईदर इट इज रेनफॉल और हेल और स्नोफॉल। Dust particles form the nucleus for condensation, which leads to cloud formation. अब dust particles किसकी तरह काम करते हैं, न्यूक्लियस। dust particles form nucleus for condensation, और कंडेंसेशन से क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन। नाउ ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो बच्चा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ध्यान से समझना। अगर हमारे अर्थ का टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बढ़ रहा है, किसके बढ़ने से, ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने से, तो हम इसे क्या बोलते हैं बच्चा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इफ द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज राइजिंग ड्यू टू द राइज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, दैन इट इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। फिर से समझना, ग्रीन हाउस गैसेस है कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। अगर ये हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएंगी बच्चा, तो ऑब्वियसली बात है हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ग्रीन हाउस वो स्ट्रक्चर है जहाँ प्लांट को ग्रो किया जाता है अंडर कंट्रोल टेम्परेचर कंडीशन। मतलब ग्रीन हाउस क्या होता है, कांच का घर होता है, ग्लास हाउस होता है। ग्रीन हाउस क्या है, एक ग्लास हाउस। क्या है बच्चा, ग्लास हाउस, कांच का घर होता है, जिसमें हम लोग टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर को कंट्रोल करके प्लांट को ग्रो करते हैं, ठीक है। इट इज़ कवर्ड विथ ग्लास विच अलाउ सनरेज टू एंटर, ठीक है। जो जो ग्लास से बना होता है, ग्लास से कवर्ड होता है, जो सन रेज को अंदर आने देता है, बट प्रिवेंट द हीट फ्रॉम इनसाइड टू रेडिएट, पर अंदर के जो हीट है उसको वापस एटमॉस्फेयर में जाने नहीं देता है। फिर से ध्यान से सुनो, इट इज कवर्ड विथ ग्लास विच अलाउ सनरेज टू एंटर, सनरेज को एंटर तो होने देगा, बट प्रिवेंट द हीट फ्रॉम इनसाइड टू रेडिएट बैक टू द एटमॉस्फेयर। जो अंदर आ गई है हीट उसको वापस से बाहर नहीं जाने देगा, ठीक है। तो ग्रीन हाउस समझ में आया, ग्रीन हाउस क्या है बच्चा, याद रखना, एक ग्लास हाउस है। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हम उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलेंगे। तो हमारे अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसमें कौन कौन सी गैसेस हैं जिसको आप ग्रीन हाउस गैसेस बोलोगे, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, दीज आर ग्रीन हाउस गैसेस।
इन द एटमॉस्फेयर अलाउ सन रेज टू एंटर बट प्रिवेंट द हीट। ये हमारे एटमॉस्फेयर में सन के रेज को तो आने देती हैं, पर हमारी अर्थ जो हीट रेडिएट करती है उसको ये सारी गैसेस मिलके क्या कर लेती हैं बच्चा, ट्रैप कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं और उनको रेडिएट बैक नहीं होने देती हैं, मतलब वापस से स्पेस में नहीं जाने देती हैं। दीज गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस, और इन्हीं गैसेस को हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। और आजकल ये गैसेस जो पहले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने का, आजकल थोड़ा सा गलत काम करने लगी हैं। वो गलत काम क्या है, इनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ये इतनी ज़्यादा अमाउंट में हीट को ट्रैप कर लेती हैं कि हमारे रेजिंग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के लिए यही गैसेस रिस्पॉन्सिबल हैं। आज हम चिल्लाते रहते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबली हम वार्म हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं। क्यों गर्म हो रहे हैं, किसकी कृपा से, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये लोग क्या कर रही हैं, ये हीट को ट्रैप करके रख लेती हैं, रेडिएट बैक नहीं होने देती है स्पेस में, टेम्परेचर गर्म हो जाता है। टेम्परेचर गर्म नहीं हो जाता, टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्या है भगवान। चलो, तो जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जितनी ज़्यादा अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ेंगी, टेम्परेचर भी उतना ही ज़्यादा ड्रामेटिकली बढ़ता जाएगा। और अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस ड्रामेटिकली बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं, क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं, कोल, पेट्रोल, डीजल, इन सब को हम क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं ना। ये क्या है, सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। फैक्ट्री से एमिशन निकल रहा है, फैक्ट्री से कंटिन्यूसली पोल्यूशन हो रहा है, स्मोक रिलीज़ हो रहा है, तो इनकी वजह से ये सारी गैसेस बढ़ रही हैं। इनके बढ़ने से हमारा टेम्परेचर भी बढ़ रहा है एंड इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग विच मीन्स एन इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑन। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, अर्थ के एवरेज टेम्परेचर का बढ़ जाना ही क्या है बच्चा, ग्लोबल वार्मिंग। वार्म मतलब क्या होता है, गर्म। ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया गर्म हो रही है। पूरी दुनिया के गर्म होने का मतलब क्या है बच्चा, कि हमारी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। आई बात समझ में। चलो, greenhouse effect of atmosphere and destruction of ozone layer have led to the phenomena ग्लोबल वार्मिंग। बच्चा, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूसली हो रहा है, हमारी ओजोन लेयर जो डिस्ट्रक्ट हो गई है, इसी से ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, पहली चीज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट है, दूसरा ओजोन लेयर का डिप्लीशन है, डिस्ट्रक्शन है, जिसने ग्लोबल वार्मिंग जैसे फेनोमेना को डेवलप किया है, बनाया है। विच मीन्स एन इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है, इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। चलो, अब हम लोग देखेंगे ओजोन लेयर का डिप्लीशन। ओजोन वो गैस है जो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होगी, ओजोन लेयर होगी। ये हमारी अल्ट्रावायलेट रेस को अब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो ये हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले करती हैं, क्योंकि ये हमें सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस से बचा रही हैं बच्चा, जो डायरेक्ट हमें क्या कॉज कर सकता है, स्किन कैंसर। तो हमें स्किन कैंसर ना हो, इसके लिए अल्ट्रावायलेट रेज इम्पॉर्टेंट है। ओजोन लेयर इज बीइंग डिप्लीटेड बिकॉज ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पर हम लोगों ने देखा है बच्चा कि ओजोन लेयर डिप्लीट होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो इंक्रीज होता जा रहा है, और क्लोरोफ्लोरो कार्बन का भी लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ने मिलके हमारी ओजोन लेयर को ख़त्म करने का काम किया है, पूरी तरह नहीं, थोड़ा सा ख़त्म किया है। और ये दोनों ही हमारे लोअर एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी। स्टूडेंट, अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में, अगर हम बोले कि दो रीज़न है ओजोन डिप्लीशन के, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में क्यों बढ़ रही है बच्चा, बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। हम बहुत मैसिव स्केल पे फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। प्लांट ट्रीज उसको अब्जॉर्ब कर लेते थे, पर आपने उनको भी कट कर दिया। उसके अलावा आप फॉसिल फ्यूल को बहुत ज़्यादा बर्न कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल एमिशन हो रहा है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है। दूसरा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बच्चा यूज़ होती है रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, एयरक्राफ्ट में। जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, एयर कंडीशन आपके घरों के जो एसी हैं, जो रेफ्रिजरेटर हैं, ये किसको एमिट करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। जितने भी बड़े बड़े वॉल्केनिक एरप्शन होते हैं, यहाँ से भी टॉक्सिक गैसेस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड,
ये भी रिस्पॉन्सिबल हैं ओजोन के डिप्लीशन में। तो देखो वो वॉल्केनिक एरप्शन बच्चा रोज़ नहीं होता है, तो वॉल्केनिक एरप्शन को हम इतना ज़्यादा दोषी नहीं मान सकते हैं, कल्प्रिट नहीं मान सकते हैं। तो कल्प्रिट कौन हुआ इसका? रेफ्रिजरेटर, दूसरा कल्प्रिट एयर कंडीशनर, तीसरा एयरक्राफ्ट जो डायरेक्टली किसको एमिट कर रहे हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। चलो अब हम लोग देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन। क्या इम्पैक्ट होगा हमारी लाइफ पे ओजोन पूरी तरह डिप्लीट हो जाए या जितनी भी अभी डिप्लीट हुई है उसका। तो बच्चा ये जो ओजोन में होल हो गया है ये अल्ट्रावायलेट रेस को डायरेक्टली अर्थ के ऊपर आने देगा, ठीक है। दीज इंक्रीज द अर्थ एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, और इससे अर्थ का टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही। सेकेंड है इट कॉजेज स्किन कैंसर एंड अफेक्ट्स अवर इम्यूनिटी सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को ख़राब कर देगा ओजोन, वो अल्ट्रावायलेट रेज प्लस ओजोन नहीं बच्चा, अल्ट्रावायलेट रेज हमारे इम्यून सिस्टम को भी ख़राब कर देंगे। और अल्ट्रावायलेट रेज अगर हमें डायरेक्ट लग गई हमारे स्किन पे तो हमें क्या हो जाएगा? स्किन कैंसर। अल्ट्रावायलेट रेज से प्लांट की ग्रोथ पे भी इफेक्ट आता है, बैड इफेक्ट आता है, तो प्लांट के लिए भी अल्ट्रावायलेट रेज अच्छी नहीं है। एक्वेटिक प्लांट एनिमल लाइफ इज़ ऑल्सो डिस्ट्रॉयड। जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है, पानी के अंदर जो लाइफ है, एनिमल लाइफ है, वो भी डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। किसकी वजह से? अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से। द इको फ्रेंडली प्रोडक्ट एंड इट्स यूटिलाइजेशन रिड्यूस द प्रिवेंट ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। आप बेटा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को यूज़ करो जिससे कि क्या होगा? ओजोन डिप्लीशन रुक जाएगा। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाओ, ठीक है, जिससे कि आप ओजोन को डिप्लीट होने से रोक सकें। नहीं तो प्लांट ग्रो नहीं होंगे तो भी हमें प्रॉब्लम है, हमारा इम्यून सिस्टम ख़त्म हुआ हमें प्रॉब्लम, हमारा स्किन कैंसर हमारी प्रॉब्लम, टेम्परेचर बढ़ेगा हमारी प्रॉब्लम। तो इसलिए आपको अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए। किसके लिए? टू प्रिजर्व ओजोन लेयर। नाउ कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो पहला कॉज है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। बच्चा आप लोग बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स को क्या कर रहे हो? बर्न कर रहे हो, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कोल। तो इनको बर्न करोगे तो क्या प्रोड्यूस होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ हीट ट्रैपिंग पोल्यूशन। ये काय का सोर्स है? फॉसिल फ्यूल हीट ट्रैपिंग पोल्यूशन का है। दिस कम फ्रॉम पावर प्लांट। जितने भी पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है विद द हेल्प ऑफ कोल, वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होगी। व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज़ भी हमें क्या दे रहे हैं? बहुत बड़ी क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड। फिर फर्टिलाइज़र बच्चा, जितना आर्टिफिशियल नाइट्रोजन है, आर्टिफिशियल नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज़र इंक्रीजेज द नाइट्रोजन ऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन ऑक्साइड को बढ़ा रहे हैं हमारे आर्टिफिशियल नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स, ठीक है। तो फर्टिलाइज़र्स भी एक तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर के लिए ख़राब हैं। देन माइनिंग एंड डिफॉरेस्टेशन। आप माइनिंग करोगे ज़मीन के अंदर, डिगिंग करके आप जब कोल, गोल्ड, डायमंड जब निकालते हो तो पहले क्या करना पड़ता है बच्चा? ज़मीन की खुदाई करना पड़ता है ना। तो ज़मीन पेड़ों के ऊपर लगी, पेड़ों के नीचे होती है, पहले आप पेड़ों को काट दोगे फिर माइनिंग करोगे। तो जो आप मैसिव स्केल पे पेड़ों को कट कर रहे हो अपनी कॉलोनी बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, इंडस्ट्री बनाने के लिए, माइनिंग के लिए, तो ये सभी रीज़न है किसका? किसका रीज़न है बच्चा? कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को बढ़ाने का। प्लांट ही नहीं होंगे, ट्रीज़ ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब नहीं होगी, अब्जॉर्ब नहीं होगी तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में घूमती रहेगी और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा देगी। कुछ फार्म एनिमल्स जैसे कि काउ, ऑक्स, फार्म एनिमल ऐड मीथेन इन द एटमॉस्फेयर थ्रू देयर डंग। जो इनका एनिमल्स का जो डंग होता है, काउ डंग हो या कोई और डंग हो, तो बच्चा वो डंग जो गोबर होता है उसमें मीथेन होता है और ये भी हमारे एटमॉस्फेयर के लिए अच्छा नहीं होता। अब ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट क्या होंगे? पूरी दुनिया में गर्मी बढ़ती जाएगी तो क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं? पहला, ग्लेशियर के ऊपर जो है, ग्लेशियर मतलब आइस के माउंटेन्स, वो पिघल जाएंगे। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, सारे ग्लेशियर पिघल जाएंगे। और ये वो ग्लेशियर हैं जिसमें बच्चा फ्रेश वाटर है। क्या है? फ्रेश वाटर। तो हमारा फ्रेश वाटर सारा मेल्ट होके ओशन में मिल जाएगा, फिर हमें पानी नहीं मिलेगा, हमारी सी का लेवल राइज हो जाएगा। तो जो हमारे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, मालदीव्स जैसे आइलैंड हैं ये डूब जाएंगी, सबमर्ज कर जाएंगे पानी के अंदर। सी लेवल का राइज होना भी अच्छा नहीं है। ग्लोबल रेनफॉल पैटर्न चेंज हो जाएगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यील्ड कम हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग से बहुत सारा हैबिटेट भी डिस्टरप्ट हो जाएगा,
ठीक है, बहुत सारा फ्लोरा फौना हमें नहीं मिलेगा। तो जैसे ग्लोबल वार्म, कुछ लोगों को बहुत ठंडा टेम्परेचर चाहिए, बहुत गर्म टेम्परेचर चाहिए, तो वो तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगभग ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि सी का लेवल राइज़ कर जाए या सी टेम्परेचर बढ़ जाए, सी सरफेस टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा बच्चा, तो कोरल में ब्लीचिंग होने लगेगी, है ना? तो ये सब भी ख़राब है। आपको बहुत सारी इन्फेक्शियस डिसीज़ हो जाएगी, जैसे अस्थमा, एलर्जी, एयर पॉल्यूशन के ज़्यादा होने से ये सारी प्रॉब्लम आपको होने लग जाएंगी। अब हम देखेंगे कि आप ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रिड्यूस कर सकते हो। ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही डिस्टर्बिंग फेनोमेना है, हमें इसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, और वो कंट्रोल होगा थ्रू एफॉरेस्टेशन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन नहीं बेटा, पेड़ों को काटना नहीं है, आपको पेड़ों को लगाना है, फॉरेस्टेशन करना है अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करना है। ठीक है, आप डिफॉरेस्टेशन ना करें, एफॉरेस्टेशन करें। ठीक है, वेहिकुलर एमिशन को रोकें, सीएफसी गैस के यूज़ को रोकें, हमारी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज करें। बच्चों, हम बिना एसी, बिना रेफ्रिजरेटर के भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, पर बिना ओज़ोन लेयर के हम सर्वाइव नहीं कर सकते, इस बात को याद रखो। फ्रिज में रखा ठंडा खाना, ठंडा पानी तो पी रहे हैं जो अल्टीमेटली हमारी बॉडी को हार्म ही कर रहा है। पर अगर इस रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट पे हमारी ओज़ोन लेयर चली गई, तो हमें तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सो स्टूडेंट, इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन। अगर कुछ चेंजेस चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखो।